हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्विक रिवीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जब क्विक रिवीजन की बात होती है तो सबसे पहले जो है हम साइंस की क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम सोशल साइंस पे जाएंगे। अब साइंस के अंतर्गत जो है सबसे पहले जो हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं वो केमिस्ट्री के करने वाले हैं। केमिस्ट्री के लगभग 3 से 4 घंटे की क्विक रिवीजन जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद बायोलॉजी की भी 3 से 4 घंटे और बाद में फिजिक्स की भी 3 से 4 घंटे की वीडियो जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी क्विक रिवीजन के तहत। इस तरीके से साइंस के लिए यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा क्विक रिवीजन के लिए लगभग 9 से 10 घंटे का साइंस का वीडियो जो है आपको लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये आपके लिए बेनिफिट कैसे होगा, तो जो स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी बेहतर कर पाए हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन मौका है कि जल्दी से जल्दी एक क्विक रिवीजन हो जाए और वो अपना मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके, प्राप्त कर सके। उन स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिनकी प्रिपरेशन जो है कम रही है, क्योंकि प्रिपरेशन कम होने की वजह से वो बेहतर मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसलिए कम समय में वो मैक्सिमम जो है टॉपिक को कवर करेंगे और अपना मार्क्स जो है ऑब्टेन करेंगे, यानी कि एग्जाम में अच्छा कर सकेंगे। दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह है कि इस वीडियो को यानी कि इस सीरीज को क्विक रिवीजन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और प्रीवियस ईयर जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड जारी करते रहा है उनके क्वेश्चनों को देखकर, यानी कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को ध्यान में रखकर जो है इस वीडियो को डिजाइन किया गया है। यदि किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस चैप्टर को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, और जिस चैप्टर से या जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को भी हम काफी ध्यान से पढ़ने वाले हैं, काफी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है, उसको हम उसी रेशियो में वक्त देंगे, टाइम देंगे। इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्विक रिवीजन होगा, आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी किया गया है, यानी कि लगभग 300 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा होगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम टिक मार के निकल गए, आंसर बता के निकल गए, बल्कि उसको जो आंसर होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा जो 3 अदर ऑप्शंस होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और लगभग सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो पर्पस होगा वो क्वेश्चन टिक लगाना नहीं होगा, बल्कि जो है टॉपिक को समझना होगा। तो यहां से जो आप क्विक रिवीजन करेंगे उसका रिवीजन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हो जाएगा, और फिर बाद में जब हम मॉडल सेट को काफी एक्सप्लेन से यानी काफी विस्तार से उसको भी सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आपको जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी कि 3 जगह से जो हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं, मॉडल सेट के थ्रू, ऑब्जेक्टिव के थ्रू और क्विक रिवीजन के थ्रू। यदि आप तीनों को फॉलो करें तो आपके लिए एग्जाम जो है काफी आसान हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम क्या करते हैं, रिवीजन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले साइंस के अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम जो उसके पहले चैप्टर है उसको शामिल करते हैं, उसको पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इस चैप्टर में से उसी चीज को हम टॉपिक को कवर करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। चलिए अब जब हम इसको पढ़ने ही वाले हैं तो सबसे पहला सवाल है कि इसका जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, उसमें एक वर्ड दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित परिभाषाओं में से रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कौन है, बताइए, और कुछ ना कुछ दे देगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिक कंसेप्ट है, आपको यह समझना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा क्या होता है कि नए पदार्थों का निर्माण होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थ बनते हैं। किसके द्वारा, अगर पहला डिफिनीशन एक एग्जांपल बोल देता हूं क्या, ऐसी प्रक्रिया क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन के द्वारा क्या होता है कि नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। सिंपल है। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे सिंपल जो है डिफिनीशन, परिभाषा यही हो सकता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं। डिफिनीशन बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी चीज का एग्जैक्ट डिफिनीशन दे पाना बड़ी मुश्किल काम है, मेरे हिसाब से नामुमकिन काम है। लेकिन हम करते क्या है कि उसके करीब जाने की कोशिश
करते हैं। अगर दूसरे तरीके से आपको पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो कहिए कि रासायनिक अभिक्रिया पदार्थों के परमाणुओं के बीच आबंध का बनना और टूटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। पदार्थों के परमाणुओं के बीच रासायनिक बॉन्ड का टूटना यानी कि बॉन्ड या आबंध का टूटना या जुड़ना, बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे पदार्थों के परमाणुओं के बीच क्या होता है? आबंध का बनना, जिसे हम बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड का आबंध का बनना या टूटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये जो है सबसे तकनीकी रूप से ये जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा जो है डिफिनीशन है, और ये जो है सबसे सिंपल है। नॉर्मली आप कह सकते हैं कि बॉन्ड का टूटना या बनना जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नए पदार्थों का बनना भी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन मेरे हिसाब से आप ये कहिए कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होकर नए पदार्थ बनते हैं या पदार्थों के परमाणुओं के बीच बॉन्ड का बनना या टूटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को हम इसमें शामिल करते हैं, नए टॉपिक को पढ़ते हैं। एक एक टॉपिक को जो है हेडलाइन बनाते हुए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया अब तक? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझा, हम समीकरण का मतलब भी समझेंगे। अब चलते हैं हम एक दूसरे टॉपिक के तरफ। यहां से तो हम रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन समझ पाए, परिभाषा समझ पाए, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कोई कि चलिए ये बताइए कि रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में कुछ ऐसे अभिक्रिया बताइए जो रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ ऐसे प्रक्रिया बताइए अपने डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि रोजमर्रा के जिंदगी में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, ये एग्जाम में पूछता है। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हमारे डेली लाइफ में हमारे साथ रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं, अक्सर पूछे जाते रहे हैं कि ये बताइए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और 3 दे देगा जो शामिल नहीं किया, और एक ऐसा दे देगा जिसको कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल किया। जैसे 1 नंबर में रोजमर्रा की जिंदगी में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि लोहे के कील या हम देखते हैं ना तवे, जंग का लगना, तवे में जंग का लगना, यानी कि जंग का लगना क्या है? जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया, नॉर्मली हम देखते हैं कि लोहे में जंग लग जाता है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि खाना का पचना, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, एक्चुअली में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। हम कह सकते हैं कि खाना का खराब होना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ होते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ईंधन का जलना या दहन, कोयले का जलना, पेट्रोलियम का जलना, है ना। उसके बाद चारकोल का जलना, किसी भी तरीके से कार्बन का जलना, मीथेन का जलना, एलपीजी जलना, सीएनजी जलना, जो भी चीज हम देखते हैं क्या होता है, इनका कंबशन होता है, दहन होता है, ये जलते हैं। ये एक तरीके के क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि दहन, किसी भी प्रकार के दहन जो है रासायनिक अभिक्रिया है। एक चीज और कह सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 5, उसमें जो है हम इसको काफी डिटेल से पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। ये श्वसन की प्रक्रिया क्या है ना, ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक्चुअली में हमको काम करने के लिए, हमारे बॉडी को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे पढ़ने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाने के लिए, किसी भी तरीके का काम करने के लिए जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो यही श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है ना। हम ऐसा भी कह सकते हैं खाने का खराब हो जाना। देखते हैं ना खाना कैसे हो जाता है, उसमें से अजीब स्मेल आने लगती है,
उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ है ना कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया के होने का वजह से ही क्या करते हैं कि ये इस तरीके से चीज खाने का जो टेस्ट बदल जाता है। और हम कहते हैं कि ये नीले लिटमस का, अक्सर हम पढ़ते हैं एसिड बेस साल्ट में, नीले लिटमस का क्या होता है, लाल लिटमस में बदल जाना, पढ़ते हैं ना एसिड बेस साल्ट में। या हम कह सकते हैं लाल लिटमस का नीले लिटमस में बदल जाना, नीले लिटमस में बदल जाना। तो ये सारी क्या है, ये सारी की सारी जो है रासायनिक अभिक्रिया है। जितने हम खाना बनाते हैं, जितना हमारा खाना का डाइजेशन होता है, जो हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। यानी कि शराब बनाने का जो प्रोसेस है जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन करते हैं, उसी प्रोसेस के थ्रू जो हम देखते हैं कि ये हमारा खाना जो है लगभग खराब हो जाता है और एक अजीब किसी के स्मेल उसमें आती है, उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो किण्वन का प्रोसेस जो है जिसके द्वारा जो है शराब बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे हम देख सकते हैं और एग्जाम में ये आपसे पूछ सकता है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना तो कुछ ना कुछ उसके कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, उसके लक्षण देखने को मिलते हैं, उसके अभिलक्षण देखने को मिलता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हो सकता है कि उनके अवस्था में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो। ये चीजें, ये सवाल जो है अक्सर पूछे जाते रहे। ये जो टॉपिक है अभी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये ठीक ऐसे ही के ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण यह है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, इसको हम समझेंगे। दूसरा क्या है, हो सकता है कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कि रंग में परिवर्तन हो जाए। यह भी हो सकता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो तापमान में क्या हो, परिवर्तन हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। या हम कह सकते हैं कि गैस का उत्सर्जन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। अब यहां से आपको समझने वाली चीजें है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो ये चार चीजें जो है हो सकती हैं, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाए रासायनिक अभिक्रिया में, और या तो तापमान में परिवर्तन हो जाए, या गैस का उत्सर्जन हो। तो एक चीज और यहां से समझ लीजिए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना तो जो पदार्थ, दो चीज है उसको पहले समझ लेते हैं। एक होता है अभिकारक, इसको हम अभिकर्मक भी बोलते हैं, अभिकर्मक। और दूसरा जो होता है ना वो होता है उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है और पूछता है, आपको रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा कि निम्न में से कौन उत्पाद है, या कौन अभिकारक है, या कौन अभिकर्मक है। तो इसको अभी यहीं पे समझ लीजिए, अच्छे तरीके से इसको समझिए कि सपोज दैट मानते हैं कि दो पदार्थ ए और बी क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है या अभिकर्मक कहलाता है। और जो हमको जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, जो हमको प्रतिफल मिलता है, जो नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, या तो उत्पाद कहलाता है या प्रतिफल कहलाता है। तो ये चीज जो है ना, ये भी मैक्सिमम जो है क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। कोई भी रिएक्शन आपको दे देगा, कोई भी रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन जो है अभिकर्मक है, अभिकारक है और कौन से उत्पाद है। जैसे देख लीजिए, बहुत सिंपल है, कार्बन और ऑक्सीजन को हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो है कार्बन और ऑक्सीजन ले रहा है, यानी कि अभिकारक कौन है, अभिकारक जो है कार्बन और ऑक्सीजन है। क्या बन रहा है, नया पदार्थ क्या बन रहा है, तो नया पदार्थ हमारा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारा उत्पाद क्या है, प्रतिफल क्या है, तो हमारा उत्पाद या प्रतिफल कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरीके से कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि जो भी पदार्थ रिएक्शन में भाग लेता है, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, वो अभिकर्मक कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। इतना सा याद रखना है। और जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। जरूरी नहीं है कि
हमेशा जो है दो ही पदार्थ भाग लें, दो से ज्यादा ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकता है, और दो भी पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे H2 गैस और O2 गैस मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये हमारे अभिकर्मक या अभिकारक है, और हमारा जो नया प्रोडक्ट बना है, नया पदार्थ बना है, वो हमारा प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। ठीक इसी तरीके से एक और रिएक्शन है CaCO3, ये सिंगल प्रोडक्ट है, देख रहे हैं ना। क्या करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो ये CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में चेंज हो जाएगा। क्या हो रहा है यहां उससे मतलब नहीं है, हमको बस इससे यहां पे इतना मतलब है कि कौन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए हमारा अभिकारक या अभिकर्मक जो है कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा उत्पाद या प्रतिफल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम किससे दिखाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम एरो के थ्रू दिखाते हैं। एरो को, जैसे अभी वाला एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो हम क्या करते हैं ना, एरो से दिखाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। यानी कि लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है अभिकर्मक होता है, अभिकारक होता है, और राइट हैंड साइड में हमारा जो राइट हैंड साइड में क्या होता है कि हमारा प्रतिफल या उत्पाद होता है। तो रासायनिक समीकरण है यह इस तरीके से एरो के थ्रू दिखा रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है लेफ्ट से राइट की तरफ है। लेफ्ट वाला साइड हमेशा जो है रासायनिक अभिकर्मक या अभिकारक कहलाता है, और राइट वाला साइड जो है हमारा राइट वाला साइड जो है हमारा उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप यहां से इन चीजों को जो है समझ चुके होंगे कि हमारा उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं जो अभी हमने बोर्ड पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या हो सकते हैं, कौन कौन से चेंजिंग आ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा हमारा क्या, अभिकारक या अभिकर्मक। अब यहां से जो है चीज समझ में आ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेगा हमारा अभिकारक या अभिकर्मक। मान लेते हैं कि A और B जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। अभी बताए हैं कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, अभिकारक या अभिकर्मक होता है। एरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है, हमारा जो है प्रोडक्ट या प्रतिफल होता है ना। क्या है हमारा, ये अभिकर्मक है और ये हमारा जो है उत्पाद है। चलिए यहां समझते हैं। तो ये हो सकता है ना कि ये गैस हो, और B भी हो सकता है कि ये गैस लेकिन जो नया पदार्थ हमारा बन रहा है, जो हमारा उत्पाद बन रहा है, हो सकता है कि ये क्या हो, लिक्विड हो। यानी कि इसका स्टेट चेंज हो गया। पदार्थ के 3 स्टेट हैं, अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, हम ये चीज समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके स्टेट जो है चेंज हो सकते हैं। द्रव से ठोस हो सकता है, ठोस से गैस हो सकता है, गैस से ठोस हो सकता है, ठोस से जो है द्रव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है कि A जो है ना गैस है, B भी क्या है, गैस है। यानी कि हमारा अभिकर्मक जो है दोनों गैस है, लेकिन क्या बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो लिक्विड बना रहे हैं। अवस्था परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, उसके स्टेट में चेंज हो गया। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होगा ना तो हो सकता है कि उसके स्टेट में परिवर्तन आ जाए। तो ये चीज याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में स्टेट में परिवर्तन, ये चारों ऑप्शन दे देगा आपसे और लास्ट में पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया के महत्वपूर्ण अभिलक्षण कौन है, बताइए। A अवस्था में परिवर्तन, B रंग में परिवर्तन, C तापमान में परिवर्तन, D गैस का उत्सर्जन, और लास्ट में दे देगा सभी। तो जब आपको मालूम रहेगा कि ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो ये सारे चेंजिंग आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तब आप क्या कीजिएगा, आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन इसको समझना जरूरी है, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखें। आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 से 3 बार 4 बार वीडियो को देखते रहिए, आप अपने आप जो है इन चीजों को समझ जाएंगे। जितना आसान भाषा में हो सकता है मैं उतने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना।
आप कहेंगे कि सर ए बी करा दिया लेकिन इसका कोई हमको एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता, तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस है ना, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, दोनों गैस है, और क्या बनाता है, H2O। H2O क्या है हमारा, लिक्विड है, वाटर बना देता है, मिलता है गैस। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और मिलकर क्या बना दे रहा है, वाटर बना दे रहा है ना। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि गैस से ये लिक्विड में चेंज हो गया, ये लिक्विड में चेंज हो गया, अवस्था ही इसका परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, इसका स्टेट ही चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो हो सकता है कि जो अभिकारक है ना, जब प्रोडक्ट बने तो उनका क्या हो, उनकी अवस्था में परिवर्तन आ जाए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है ना, कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो हो सकता है कि उसके कलर में परिवर्तन आ जाए, रंग में परिवर्तन आ जाए। जैसे हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पर जैसे ही एसिड डालते हैं ना, अम्ल डालते हैं, नीले लिटमस पेपर पर जैसा ही अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, इसको लाल में चेंज कर देता है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक इसी तरीके से आप देखे होंगे, सबको ही देखा होगा, ये नॉर्मली है, इसको तो आना ही चाहिए। जैसे जो हम घर की पुताई करते हैं ना, घर की पुताई करते हैं चूना से, जो चूना मार्केट से लाते हैं उसको पानी में घोलते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी पुताई कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं 2 से 3 दिन के बाद ना उसमें एक चमक आती है, 2 से 3 दिन के बाद जो है उसमें चमक आती है। वो चमक आखिर किस चीज की वजह से आती है, यानी कि हम कहते हैं ना कि एकदम से व्हाइट कलर का उसमें कलर आ जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद आता है। जैसे ये इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्या है ना, कि जब चूना में हम पानी मिला देते हैं तो वो चूना का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है बिना बुझा हुआ चूना, बिना, नाम याद रख लीजिए, ये पूछेगा 50% से 75% चांस होता है कि इसका पूछेगा कि फार्मूला का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र पूछ देगा आपसे। एक चीज ध्यान रखिए कि जो सिर्फ हम बोल रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट, जो भी लिख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सारा इंपॉर्टेंट है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, सवाल आना ही है लगभग, कहीं ना कहीं इन तीनों से आपके पेपर में सवाल होगा, किसी ना किसी ऑप्शन में ये आपको बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या CaO ये मिलने वाला है, तय है। तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, नॉर्मल इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना, और इसी को हम कैल्शियम ऑक्साइड करते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, पानी में मिला देते हैं ना, H2O जब पानी में मिला देते हैं, पानी में क्यों मिलाते हैं, क्योंकि दीवार की पुताई करनी होती है, तो यह बनाता है CaOH2, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यह कहलाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, यह वही चीज है जिससे हम दीवार की पुताई करते हैं, है ना। चलिए, तो जैसे हम दीवार की पुताई करते हैं, क्या होता है कि 2 से 3 दिन के बाद उसके ऊपर, दीवार के ऊपर एक पतला सा लेयर जो है जम जाता है। वो किस चीज का होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्यों हो जाता है, तो इन्वायरमेंट में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उनसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। आप यहां देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस है यानी कि लिक्विड है, CO2 क्या है, गैस है। लेकिन यहां पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका सॉलिड है। तो यहां से भी हम देख रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। और दूसरा हम ये देखते हैं ना कि इसका कलर जो है ना एकदम व्हाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में भी परिवर्तन होता है। एक चीज और देख लीजिए रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल, जैसे कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट को हम फेरस से रिएक्शन करा देते हैं, है ना। तो कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट इसका कलर जो होता है ना नीला होता है, नीला थोथा भी बोलते हैं इसको। तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है यानी कि लिक्विड के स्टेट में होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है,
तो ये कलर क्या हो देता है, नीला कलर का, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको आयरन से हम रिएक्शन करा देते हैं। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई फ्लास्क है ना, इसमें हमारा कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, इसका कलर जो है नीला है ना। और इसमें क्या करते हैं, लोहे की एक कील लाकर डाल देते हैं। लोहे का फॉर्मूला क्या है, फेरस है। कॉपर सल्फेट क्या है, यहां पे रखा हुआ है, इसमें लाकर लोहे का एक कील डाल देते हैं। ये नीला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा ना, ये नीला कलर जो है फीका पड़ जाएगा, कलर जो है इसका चेंज हो जाएगा। हुआ क्या था एक्चुअली में, तो कॉपर क्या करेगा, फेरस जो है कॉपर को हटा देगा। क्या करेगा, फेरस क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देगा और नया जो है प्रोडक्ट बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा। तो यहां भी हम ये क्या देख रहे हैं कि कलर में चेंज हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो जा रहा है। यहां देखें सॉलिड स्टेट में भी परिवर्तन हुआ, उसको भी समझे। उसके बाद देख रहे हैं कि रंग में भी परिवर्तन हो जा रहा है, इसको भी हम यहां पे समझे। चलिए अब नेक्स्ट को समझते हैं, है ना। अब क्या है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो क्या होता है, हो सकता है कि क्या हो, कि तापमान में भी परिवर्तन हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि पूछेगा, क्योंकि प्रीवियस 2-3 साल में ये शायद पूछा नहीं है और ये इंपॉर्टेंट बना हुआ है और यहां से सवाल आपसे पूछ सकता है। तापमान में परिवर्तन, अगर दो पदार्थ मिलते हैं, अभिकारक मिलते हैं, है ना, अभिकर्मक मिलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है ना, हो सकता है कि उसके तापमान में क्या हो, या तो वृद्धि हो सकता है या तो कमी हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन हो रहा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बताइए, रासायनिक अभिक्रिया का एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें तापमान जो है, तापमान में परिवर्तन होता है, तो सीधा से कहिए कि श्वसन की प्रक्रिया है। ये दूसरी बार आ रहा है श्वसन की प्रक्रिया, ये बार बार आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इससे जो है अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी अभिक्रिया के बारे में बताइए जिससे जो है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, तापमान में परिवर्तन हो, तो आप कहिए श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O बनाता है और साथ में जो है ऊर्जा रिलीज होता है। ऊर्जा किस फॉर्म में रिलीज होता है, तो हीट के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में जो है तापमान, हीट निकलता है, ऊर्जा निकलता है। अब क्या है, C6H12O6 क्या है, आपको पता होना चाहिए, नहीं मालूम है तो बता रहे हैं। और श्वसन की प्रक्रिया क्या है यह भी देख लीजिए। जब हम फूड खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं, खाना चाहे जो भी खाएं, अनाज जो भी होता है, सारे खाने में क्या होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है ना एक कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड है, जटिल यौगिक है ना। जब उसका डाइजेशन होता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और हमारा बॉडी जो है ना इसी को पहचानता है, ग्लूकोज को। और ये क्या है, यही जो है ग्लूकोज है। तो जो फूड खाते हैं वो एक्चुअल में लास्ट में किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। फिर हम सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं और ये सांस लेने का ये लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू उसके बाद जो है हमारे धमनी में जाता है, सीरा में जाता है और लास्ट में कहाँ चला जाता है, ये ऑक्सीजन सेल में चला जाता है। ये हमारा ग्लूकोज भी कहाँ जाता है, सेल में चला जाता है। दोनों हमारे बॉडी के सेल में जाते हैं, है ना, दोनों सेल में जाते हैं और वहां जाकर रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन जो करते हैं वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या करता है साथ में जो है हीट के फॉर्म में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और यही वो ऊर्जा है जो हमको एटीपी के रूप में मिलता है, जिसके कारण, यानी कि यही ऊर्जा है जिस ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, यानी कि जितना भी काम करते हैं और उसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। ये ऊर्जा की प्राप्ति हमको इसी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो सेल में होता है वहीं से हमको ये मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है कि ऊर्जा की कैसे प्राप्ति हो सकती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। कार्बन जब भी जलता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। कोयला जलाते हैं, कार्बन जलता है। एलपीजी जलाते हैं, कार्बन जलता है। सीएनजी जलाते हैं, कार्बन जलता है। मीथेन जलाते हैं, कार्बन जलता है। पेट्रोलियम का कोई भी प्रोडक्ट जलाते हैं, कार्बन जलता है। एल्कोहल जलाते हैं, कार्बन जलता है।
समझ में आ रहा है? ये सारे कार्बनिक कंपाउंड है, और जब कार्बनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करते हैं, या हम कहते हैं कि उसको जलाते हैं, या हम कहते हैं कि उसको दहन करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब भी कोयला जलता है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बनाता ही बनाता है, हमको क्या देता है, हीट देता है, लाइट भी देता है, हमको प्रकाश भी देता है और उष्मा भी देता है। ये एक अच्छा फ्यूल है। कार्बन का कोई भी कंपाउंड है ना, कार्बनिक कंपाउंड जो भी है, एक अच्छा फ्यूल है। तो कार्बन का ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करना या कार्बन का दहन होना, कार्बन का जलना, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, और उसमें क्या होता है, हमको मैक्सिमम हीट की प्राप्ति। घर में जो खाना बनाते हैं कार्बन ही जल रहा है, जो होटल में जो कोयला जल रहा है वो भी कार्बन ही जल रहा है, जो थर्मल पावर प्लांट में जहां से हमको बिजली की प्राप्ति होती है, बिजली को प्रोडक्ट किया जाता है, वहां भी क्या होता है, कोयला को जलाया जाता है, हीट होता है, उससे टरबाइन को नचाया जाता है उष्मा का इस्तेमाल करके, और वही जो है हमको क्या करता है, हीट देता है। तो हीट हो रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो हम यहां भी देख रहे हैं कि हीट जनरेट हो रहा है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो जो हम देखें ना यहाँ पे, कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, फेरस को हटा रहा है। तो ऐसा जो भी अभिक्रिया होगा ना, जिसमें कोई एक अभिकारक आएगा और दूसरे अभिकारक में से क्या करेगा, किसी को अलग कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो ऐसे अभिक्रिया में क्या होता है, वहां भी हीट जनरेट होता है। देख रहे हैं ना, कॉपर क्या हुआ, कॉपर को हटा दिया, निकाल दिया, फेंक दिया, और खुद क्या किया, जुड़ गया। तो ऐसे रिएक्शन जो है ना, ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। चलिए, और अब जो है एक और एग्जांपल है, लास्ट वाला देखते हैं कि गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो हो सकता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो ना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो क्या होगा कि हो सकता है कि गैस रिलीज हो। जैसे बहुत आसान है, बहुत आसान है, कार्बन को जला दे, फिर से कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। फिर हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसको पूरा लिख देते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या होता है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और जमीन से करते हैं वाटर की प्राप्ति करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, किसके है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल के भी प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, और यही तो हम सांस लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। दो रिएक्शन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। जो भी रिएक्शन बता रहा है ना, उसको रिवीजन करते रहना। जैसे हम अवस्था में परिवर्तन के लिए बताए कुछ रिएक्शन याद रखना है ना, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, लिक्विड जल बना देते हैं। ठीक उसी तरीके से रंग में परिवर्तन के लिए तो नीला लिटमस क्या करता है, एसिड जब मिलता है नीले के साथ तो उसको लाल कर देता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में परिवर्तन कहाँ हो रहा था, जब भी हम कोयले को जलाएंगे, कार्बन को जलाएंगे, क्या होगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। और श्वसन की प्रक्रिया, जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जाकर क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, और हमको जो है क्या करते हैं कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। और वहां देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस भी बना है, श्वसन की प्रक्रिया में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकलता है। तो उस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। यही इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है हरे पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। फिर उसी तरीके से यही जो है ग्लूकोज वाला श्वसन की प्रक्रिया, O6 क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और CO2 प्लस H2O बनाएगा, हमको मालूम है हीट भी देगा। देखिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है,
गैस का उत्सर्जन हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, और वही तो हम सांस लेते हैं तो छोड़ देते हैं। कौन सा विक्रिया है, बॉडी के अंदर हो रहा है हमारे, ये रिएक्शन श्वसन की प्रक्रिया हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल में हो रहा है। और कहा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, सांस जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाता है। हरे पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, फिर इसी CO2 और H2O का इस्तेमाल करके सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, फिर वहां पे बाई प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो हो सकता है कि गैस रिलीज हो। एक चीज और जो है आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेटल जो है ना, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो एक तो साल्ट बनाते हैं और दूसरा एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये बुक में देता है, एक्चुअली अक्सर दे देता है, ये पूछ भी देगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट जो है समीकरण है रासायनिक से। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है हमको देखना था, हम उसको देख पाए और समझे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन हो। अवस्था क्या होता है इसको समझे, रंग में परिवर्तन हो, कैसे रंग में परिवर्तन हो रहा था इसको भी देखें, एग्जाम्पल से भी देखें, रासायनिक अभिक्रिया करा के भी देखें, फिर तापमान में परिवर्तन हो, एग्जाम्पल से भी देखें, दहन के एग्जाम्पल से देखें, फिर हम श्वसन की प्रक्रिया द्वारा जो हमारा फूड टूटता है बॉडी के अंदर और हमको क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करता है। फिर गैस का उत्सर्जन कराएं अभी हम, तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिससे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। और श्वसन की प्रक्रिया में जिससे हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वहां देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। एक अदर एग्जांपल में जिसमें मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देख लेते हैं, ले लेते हैं सोडियम हमारा मेटल है और एसिड जो है HCl है। अगर यहाँ पे कराते हैं तो बनाएगा NaCl साल्ट जो कॉमन साल्ट है और H2 गैस रिलीज होगा। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हो सकता है कि ये चेंजिंग भी देखने को मिले। और आपसे क्वेश्चन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया का महत्वपूर्ण अभिलक्षण निम्न में से कौन है। ये दे देगा, 3 दे देगा और पूछ देगा सभी, चौथा ऑप्शन दे देगा सभी, या कौन नहीं है 4 दे देगा, एक उसमें से कोई जो है डाल देगा, कोई भी। तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना होगा। तो जिस तरीके से आपके द्वारा, मेरे द्वारा यहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन कराया जा रहा है बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए, अब आप स्टूडेंट को, कैंडिडेट की ये जिम्मेदारी है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रहे कि ये सिर्फ जो है क्विक रिवीजन नहीं होगा, बल्कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और उसके थ्रू भी हम इसको फिर से रिवीजन करेंगे। और बाद में, सबसे बाद में हम मॉडल सेट को लेकर आएंगे। मॉडल सेट को भी लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर जो है उसको सॉल्व किया जाएगा। एक एक टॉपिक को बार बार जो है रिवीजन कराया जाएगा और आप देखिएगा कि आप लगभग 90% से ज्यादा जो है क्वेश्चन जो है टच करेंगे। आप प्रिपरेशन नहीं किए हैं फिर भी अगर आप पूरा वीडियो देखें, मेरा ऑब्जेक्टिव वाला, क्विक रिवीजन वाला और मॉडल सेट वाला, तो मेरा आपसे वादा है कि आप 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है टच करेंगे। 100% कुछ नहीं होता, 100% बोलना ठीक नहीं है ना, 100% कुछ नहीं होता, 90% का दावा कर सकते हैं। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो अब जो है हम दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं।